अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डी चौक के साथ मैं नसीम सिद्दीकी। पाकिस्तान की सियासत में उतार चढ़ाव आता रहता है, कभी अपोजिशन की तरफ से हुकूमत पर लफ्ज़ी गोलाबारी तो कभी हुकूमत की तरफ से जवाबी शिकवा होता रहता है। दूसरी तरफ अगर हमसाया मुल्क की तरफ देखें तो अमरीकी फ़ौज के इनखला के साथ साथ अफ़गानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी बढ़ रही है और हालात खाना जंगी की तरफ जा सकते हैं, जिसका असर बाहर कैफ पाकिस्तान पर भी पड़ेगा। इन तमाम बातों पर गुफ्तगू करने के लिए हमने स्टूडियो में दावत दी है साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली फैसल करीम कुंडी साहब को। सर, प्रोग्राम में आमद का शुक्रिया। शुक्रिया जी। अच्छा, ये बड़ी अपना पिछले दिनों कौमी असम्बली में देखा कि बिलावल भुट्टो ने तकरीर की, उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब उठ के उनके खिलाफ बात करनी शुरू कर दी। तो अब इन तमाम चीज़ों को किस तरह देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये नहीं था, पहले शाह महमूद साहब ने बात की थी, उसके बाद क्योंकि पर्सनल उन्होंने नाम पुकारा चेयरमैन बिलावल का, तो उनको अपनी पर्सनल एक्सप्लेनेशन उस पर देनी थी। और अब देखें पीटीआई में तो अब वो दौड़ है एक दूसरे के मुकाबले में कि कौन बदतमीज़ी सबसे आगे है ताकि उसको क्रेडिट मिले और तमगे लें। तो अब मुझे नहीं पता कि शाह महमूद कुरैशी की फॉरेन मिनिस्ट्री की जो फ्रस्ट्रेशन है वो असम्बली में आके निकालना चाहते थे। और अगर आप देखें उनका रोल पिछले चंद हफ्तों से या कुछ अरसे से, तो वो जो फ्रस्ट्रेटेड हैं वो फ्रस्ट्रेशन अपनी जाके असम्बली पे आके कभी वो हुलड़बाजी में कर रहे होते हैं, कभी क्या कर रहे होते हैं। तो ये आप देखें पहले दिन जब वो लीडर ऑफ द अपोजिशन स्पीच कर रहे थे तो ये भी उसी वक्त उसको लीड कर रहे थे, जो चीज़ हो रही थी हुलड़बाजी। हालांकि संजीदा लोग और सीनियर लोग ऐसा काम नहीं करते, लिहाजा वो अपने नंबर बनाने के लिए अपनी पार्टी के अंदर उसने वो बात की। लेकिन उसको देखें, पहली बात तो ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब जैसे लोगों का कोई पता नहीं होता कि अगली इलेक्शन की मुहिम वो किसके साथ चला रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने तो नवाज शरीफ साहब के साथ भी और ज़िया-उल-हक साहब के साथ भी और पीपल्स पार्टी के साथ भी, आज पीटीआई के साथ हैं, कल पता नहीं किसके साथ होंगे। तो जो लोग पॉलिटिकल वर्कर होते हैं एक पार्टी में होते हैं तो बंदा उनकी चलो कहता है कि चलो ये पार्टी में तो है और ये चीज़ कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों का क्या मुस्तकबिल है, पता नहीं क्या अगले इलेक्शन मुहिम में पता नहीं इमरान खान को लान तान कर रहे होंगे, मेरी बात नहीं मानी गई और ये हो गया। तो ये चीज़ें कोई जो बंदा संजीदा और मुस्तकिल मिजाज है तो उसकी बात होती है। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी ने सिंध हुकूमत पे बड़ा अटैक किया। उन्होंने कहा कि वहाँ पे करप्शन का बाजार गर्म है और अगली दफ़ा जो इलेक्शन होगा वहाँ पे पीटीआई की गवर्नमेंट होगी। इसको आप किस तरह देखते हैं? देखें, सिंध पे उनके पास कोई और चीज़ है नहीं ना, अपनी दुकान में उनके पास सौदा बेचने के लिए है नहीं। वो बताएं कि उन्होंने फ़ॉरेन ऑफिस में कौन सी उन्होंने अचीवमेंट की है, चाहे वो कश्मीर के हवाले से हो, चाहे चाइना के हवाले से हो, चाहे हमारे पड़ोसी ईरान के हवाले से हो, अफ़गानिस्तान के हवाले से हो, कोई भी आपके साथ इस वक्त बैठने को तैयार नहीं है। और बातें अब प्रेसिडेंट साहब कहते हैं कि चीन, हमें कहा गया कि चीन से दोस्ती छोड़ दो। पर मिस्टर साहब जब आपकी हुकूमत आई थी तो आपने तो IMF को सारे CPEC और चीन के मुआहदे उनको फाइलें लेके ले गए कि ये लो फाइल ले लो। आप जब अमेरिका गए थे और वापस जब आ रहे थे, एक से बढ़ के दूसरा मिनिस्टर और उनके जो नवरत्न थे भाग रहे थे कि 1992 का वर्ल्ड कप से भी बड़ी फतह हमें मिल गई है, अमेरिका में गए हैं। तो आज क्यों मतलब है कि ये बातें आप कर रहे हैं? उस वक्त तो वर्ल्ड कप जीत के आ रहे थे, तो आज आप ये बातें कर रहे हैं। ये चीज़ें जो हैं, इलेक्शन आएगा तो शाह महमूद साहब को पता चल जाएगा, पहले अपनी सीट बचाएं फिर सिंध की बातें करें। अच्छा, मुस्तफ़ा कमाल साहब कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, जरदारी साहब पीटीआई की गवर्नमेंट चला रहे हैं। वो इस बयान के पीछे क्या मकसद उनका है? मुस्तफ़ा कमाल साहब पे मुझे जो है वो बड़ा अफसोस होता है और उस पर तरस भी आता है। अच्छा भला दुबई में थे और अपना कोई बिज़नेस या कोई जॉब कर रहे थे, उसको लाया गया कि शायद आप MQM में नए उभरते हुए लीडर होंगे और आप MQM को लीड करेंगे। माजी का उनका जो लीडर है वो ख़त्म हो गया और आप ही जो है जो पूरे MQM को लीड करेंगे। आज वो बेचारा दर बदर की ठोकरें खा रहे, कभी इधर जलसा कभी उधर जलसा, कभी एक सीट पे कभी दूसरी सीट पे, और वो क्या कह सकते हैं। देखें, मुझे समझ नहीं आती, जो भी टीवी आते हैं और मेजॉरिटी एंकर्स और तजिया निगार और हमारे मुखालफी कहते हैं पीपल्स पार्टी ख़त्म हो गई है, और 100 प्रोग्राम होते हैं टीवी के, उसमें से 97 पे पीपल्स पार्टी डिस्कस हो रही होती है कि ये कर रही होगी। तो फिर अगर हम में कुछ नहीं तो आप डिस्कस क्यों करते हैं? नहीं, तो बगैर हमारे गुजारे भी नहीं है। अब पीपल्स पार्टी का जो एक बंदे के पास बोझ हो, वो कराची में रहेगा, सिंध में रहेगा, पीपल्स पार्टी के खिलाफ नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा? उसके पास अपना क्या है करना है? लेकिन पीपल्स पार्टी श्रिंक तो होगी ना। पहले देखें, ये वफाक की जमात होती थी पंजाब में, अब जो है बिल्कुल नामो निशान भी नहीं रहा पीपल्स पार्टी का। तो नहीं समझते, इतना बड़ा सूबा है, 12 करोड़ की आबादी है, और वहाँ पर जब पीपल्स पार्टी की मौजूदगी ही नज़र नहीं आती तो ये सही बात नहीं जब करते एंकर या साफी। देखें, पार्टियों पर, ख़ानदानों पे, कौमों पे मुश्किल वक्त भी आते हैं और अच्छे वक्त भी आते हैं। मैं मानता हूँ कि पीपल्स पार्टी का पंजाब में एक मुश्किलात से दो चार है, लेकिन मैं बड़ा होपफुल भी हूँ
जो लोग तब्दीली के नाम पे कुछ लोगों को वर्गलाया गया, कुछ लोगों को ज़बरदस्ती ले जाया गया, कुछ पे जो भी किया गया, आज वो तब्दीली उन्होंने देख ली। आज हम जब बैठते हैं पॉलिटिकल वर्कर के साथ, उन लोगों के साथ जिनको 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया गया था, जिनको 50 लाख घर का वादा किया था, जिनको मदीने की रियासत का वादा किया था, जिनको कहा गया था कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान होगा, तो उन्होंने सामने देख लिया कि उनके साथ क्या हो रहा है। लेकिन पीपल्स पार्टी ने भी तो हमेशा रोटी कपड़ा और मकान की बात की है। अगर आप सिंध में देख लें तो 13 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, लेकिन कराची भी तबाही के दाने पे सुप्रीम कोर्ट भी एक्शन लेती है उसके ऊपर। देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट के मुतालिक तो कोई रिमार्क्स इसलिए नहीं देना चाहता क्योंकि हम सियासतदान तो बड़े जो है वो ऐसे हैं कि अगर हम फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करें तो हम गद्दार हो जाते हैं, अगर हम अदालत के ख़िलाफ़ बात करें तो हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में चले जाएंगे, और अगर आप सियासतदानों के मुतालिक बात करें तो आप जमहूरी हक़ है। क्योंकि अगर मैं अदलिया की फ़्लॉस की बात करूँ तो बहुत से फ़्लॉस अदलिया में भी होंगे, और अदलिया ने तो ये भी कहा कि रेलवे के मुतालिक भी बयान दिया सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस साहब ने। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस साहब ने जो है वो NHA के मुतालिक भी बयान दिया। हमारे माजी में एक जज थे जो कि सियासत का उनको बड़ा शौक़ था, चौधरी इफ्तिखार साहब। अब उन्होंने पार्टी बना ली, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि मैं कुर्सी तक लोग मेरे साथ हैं। आज अगर वो बाहर चले जाएँ उनको कोई सलाम करने वाला नहीं है। उनके बाद एक और जज साहब आए जिन्होंने एक डैम फंड बनाया, और पता नहीं वो डैम फंड अब कहाँ चला गया। और इस हुकूमत ने भी उनके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती की, और आपके तवज्जो से मैं चेयरमैन वाबड़ा को दोबारा कहूँगा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ पे चौकीदार करूँगा इस डैम को और मैं टेंट लगा के बैठूँगा। तो अगर मेहरबानी कर लें, अगर हमारी सिफारिश चेयरमैन वाबड़ा साहब मानते हैं, क्योंकि इस वक्त तो मिनिस्टर नहीं है, प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर तो सुनेंगे नहीं, तो उनको कम से कम वो चौकीदारी की नौकरी तो दे दें। उनके गालिबन मेरे ख्याल में टाइम पूरा हो गया नई जॉब के लिए, तो आज वो भी नज़र नहीं आते। देखिए, एतराज़ात का नाम तो आज भी कहते हैं कि जो 70 केसेस सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए हैं, जो इलेक्शन के हवाले से लोगों के जो एतराज़ात थे उनके ऊपर स्टे पड़े हुए हैं, कोई नहीं। लेकिन हम तो सिंध और कराची की मैं उस पर हुकूमत की बात कर रहे हैं, उसको यार हम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के केस के लिए बार बार कह रहे हैं कि उसको सुना जाए और स्पीडी ट्रायल कीजिए, जिसका एक चीफ जस्टिस ने कहा था कि अदालती कत्ल हुआ। हम आज इंसाफ के तलबगार हैं, लेकिन ये चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें भी फैसले होने चाहिए। पीपल्स पार्टी की से कोई पिटीशन दाखिल की गई इसको रीओपन करने के लिए? ऑलरेडी इस प्रेसिडेंशियल पिटीशन है, सदर असफ अली ज़रदारी साहब जब प्रेसिडेंट थे उस वक्त की पिटीशन पड़ी हुई है। ठीक है, 70+ केसेस इलेक्शन के हवाले से पड़े, जिन्होंने लोगों ने कहा है कि हमारे साथ धांधली हुई है, हमारे साथ ये हुआ है, आज वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं, स्टे ऑर्डर उनके ऊपर हुआ पड़े और केसेस नहीं सुने जा रहे हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि मैं तो चीफ जस्टिस साहब से कहूँगा कि बिल्कुल जो भी ऑनरेबल हमारे जज हैं, एक कमेटी बना लें, एक मीडिया की भी हो, और उसमें अगर जज साहबान को डालना चाहते हैं उनको भी डाल दें, और सियासी पार्टी को भी डाल दें, और हम विज़िट कर लेते हैं कि सिंध और KP में, चलो पंजाब तो 3 साल है, KP में तो 8 साल हो गए PTI को, और चलो या 3 साल भी आधा टेनोर उन्हें गुजार लिया, तो हम विज़िट कर लेते हैं। हम ये नहीं कहते कि वो फिर उनको बुरा भला कहें, हम ये कहेंगे कि जिनकी चीज़ें, अगर हमारी हेल्थ की रिफॉर्म्स अच्छे हों, हमारी अगर एजुकेशन अच्छा हो, हमारी कोई और चीज़ अच्छी हो, तो वो दूसरे सूबे अडॉप्ट कर लें, अगर उनके अच्छे होंगे हम अडॉप्ट कर लेंगे। खैर, हमें लान तान कर लें, लेकिन हम ये कहेंगे आप नहीं कर सकेंगे तो आप उनको लान तान ना करें, आप कहेंगे ये चीज़ें इनकी अच्छी हैं, उसको अडॉप्ट कर लें। अब बात करने पे तो बहुत सी चीज़ें जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें, अब वो कहते हैं करप्शन है। मैंने अगर करप्शन की है, चीफ जस्टिस साहब से मैं कहता हूँ मुझे डी चौक पर टांग दो, मैं नायब के चेयरमैन को भी कहता हूँ करो, लेकिन पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ना हो। अगर ये फैसला हो कि मरियम नवाज़ साहिबा को 10 दिन पहले इन्फॉर्म किया जाएगा कि आप उसको गिरफ़्तार कर रहे हैं ताकि वो रिलीफ के लिए चले जाए, अगर कैप्टन सफदर के लिए हो कि उसको इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपको 10 दिन पहले कि आपको हम गिरफ़्तार कर रहे हैं, लेकिन जिसका ताल्लुक सिंध से हो, जो लीडर ऑफ द अपोजिशन जिसका ताल्लुक सिंध से था, खुर्शीद शाह, जिसके ऊपर 2 साल अभी तक कोई केस साबित नहीं हो सका, आज तक वो जेल में है। फरियाल तालपुर साहब को ईद की रात अस्पताल से जेल शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ें सिंध की आवाम महसूस करती हैं कि पंजाब और सिंध के साथ ये तासुब पसंदी हो रही है। हम कहते हैं ठीक है, अगर हमारी पार्टी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारी पार्टी कोई फरिश्तों की पार्टी है, गलत लोग हैं, लेकिन आप टांग बताएं ना, अगर करप्शन हुई है तो टांग दें। लेकिन अगर मैं फिर सवाल करूँ चेयरमैन नैब से कि जी ये आपका अलीम खान के मुतल्लिक़ क्या ख्याल है, आपका जुल्फ़ी बुखारी के मुतल्लिक़ क्या ख्याल है, आपका दवाइयों के स्कैंडल के मुतल्लिक़ क्या ख्याल है, आपका आटे के स्कैंडल के मुतल्लिक़ क्या ख्याल है, आपके चीनी के मुतल्लिक़ क्या ख्याल है, आपका हेलीकॉप्टर केस के मुतल्लिक़ क्या ख्याल। कहते हैं वो तो आप लोगों ने 30 साल गुजारे, वो बेचारे तो अभी नए हैं। लेकिन हम ये सवाल करते हैं कि एहतसाब तो नो डाउट जो है बिला एहतसाब होना चाहिए, 30 साल वाले अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। हम कहते हैं 30 साल वाले जो सारी पार्टियों में रहे हैं और आज भी इस पार्टी में हैं, जो मुशर्रफ ने एक ज़माने में वो की थी कि जो हमारी पार्टी में आएगा तो वो साफ शफाफ हो जाएगा, और जो अपोजिशन में रहेगा उसके खिलाफ केसेस होंगे। तो आज PTI का भी यही हाल है। आज मैं अपने सूबे KPK की बात करता हूँ, BRT
पे क्यों सुप्रीम कोर्ट के पीछे छुपे हुए हैं? अगर बीआरटी में करप्शन नहीं है तो थर्ड पार्टी ऑडिट करा लें। अगर वैक्सीनेशन में जो कोविड वैक्सीन आई हैं 1200 खरब का जिसमें इन्होंने खांचा मारा है, आज क्यों ऑडिटर जनरल उसकी जो वो रिलीज नहीं करता? चलिए फैसल साहब एक यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं और फिर गुफ्तगू का आगाज़ यहीं से करेंगे। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। फैसल साहब, अच्छा बात हम कर रहे थे कराची की। जगह अगर कराची को देखा जाए तो आप देखें कि वहाँ पे तजावज़ात भी बहुत ज़्यादा हैं, कब्ज़ा ग्रुप बहुत ज़्यादा एक्टिव है, उसके अलावा गंदे नाले तक साफ़ करवाने के लिए वहाँ पे फ़ौज को बुलवाना पड़ता है। तो पीपल्स पार्टी की क्या कारकर्दगी है वहाँ पे? देखें, अगर अब फ़ौज की अपनी ख्वाहिश हो कि वो साफ़ करते और बात है, लेकिन सिविलियन हुकूमत में कैपेसिटी है और बात की जाती है। नहीं, कैपेसिटी अगर होती तो आप देखें ना कि जिस नाले ब्लॉक हुए बारिश होने के बाद, तो क्या कराची का हाल हुआ था? देखें, कराची में इस वक्त 400 प्लस नाले हैं। आप जब चाहें जिसको भी ख्वाहिश हो हम जाके उनको ब्रीफिंग दे सकते हैं। उसमें बहुत से उसको साफ़ किया गया है, बहुत सी चीज़ों को जो है वो अभी सफाई शुरू है। लेकिन एक ज़माने में आपको याद होगा पीटीआई के एक वज़ीर साहब ने कहा था कि मैं पूरे कराची को साफ़ करके दम लूँगा। वो आज किधर है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। कराची के अवाम ने उनको वोट दिया। वो बोंगे मारे और ऐसे बातें करें कि मैं करके रहूँगा, तो आज बताएं ना उन्होंने कितने नाले साफ़ किए हैं, क्या उनकी परफॉर्मेंस है क्या नहीं है, लेकिन वो नज़र ही नहीं आते। लेकिन हमारे पास क्योंकि मैंडेट है और सिंध का मैंडेट है, पूरे सिंध का मैंडेट है, हम ये नहीं कहते कि हम कराची है या सिंध है, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब सिंध को ओन ही नहीं करना चाहते थे। हम कहते हैं कि हमारी जिम्मेवारी है। हाँ, तजावज़ात और ये चीज़ें हैं, उसके ऊपर सिंध हुकूमत की भी अभी भी आप देखें कि हमारी पूरी कोशिश है कि हम तजावज़ात को ख़त्म करें बग़ैर किसी वहाँ पर कोई होती है, पुलिस आती है, लोग निकलते हैं, उसमें हम कहते हैं कि कोई ऐसा नुकसान ना हो, जानी नुकसान ना हो, क्योंकि उस पर तो ये नहीं बताया जाएगा। उस पर कहेगा पुलिस ने फ़लाँ बंदे को, शहरी को जो है वो खुदा न खास्ता मार दिया है और वो ये हो गया। तो हम चाहते हैं कि इस चीज़ को भी देखें। और तजावज़ात बिल्कुल है, तजावज़ात की बात तो नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी तजावज़ात तो बनीगाला में है, उसके ऊपर एक्शन कौन लेगा? आज जज साहिबान भी खामोश हैं, सीडीए तो चलो प्राइम मिनिस्टर के अंडर है, वो तो कुछ कर नहीं सकती है, लेकिन जब दिन आएंगे मौका तो रेगुलराइज कर दिया गया है और वो तो जब हुकूमत जाएगी तो पता चलेगा और सीडीए वाले बताएंगे हमने कैसे रेगुलराइज किए। मतलब है कि वज़ीर आज़म के लिए रेगुलराइजेशन और गरीब आदमी के लिए तजावज़ात। उस पूरे इलाके को मेरे ख्याल से किया गया रेगुलराइज, बनीगाला को। किसके लिए किया गया है? इस तरह तो वैसे होता है कि जब भी नहीं पे बात है तो फिर अगर आप उन गरीब लोगों को भी चांस दें ना, फिर गरीब लोगों का भी हक बनता है। दो पाकिस्तान नहीं, एक पाकिस्तान का वादा किया गया। एक पाकिस्तान होना चाहिए। तो एक पाकिस्तान में तो फिर अगर वज़ीर आज़म अपने लिए ये चीज़ें जो है वज़ीर आज़म के लिए हलाल है और बाकियों के लिए हराम है, तो ये तो बात नहीं हो सकती। अच्छा ये बताएं, पिछले दिनों जरदारी साहब जो है पंजाब भी जाके बैठे थे, तो पंजाब में पीपल्स पार्टी को जो है वो दोबारा से सरगर्म किया जा रहा है, क्योंकि पंजाब तो बहुत बड़ा सूबा है और वहाँ से अगर आपको वोट नहीं मिलते या सीटें नहीं मिलती कौमी असम्बली में, तो फिर वफाक में हुकूमत बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल पंजाब मोबलाइज होगा। पिछले दिनों जरदारी साहब गए थे, लेकिन उसको बड़ी हाइप दी गई थी। वो किसी ऐसी पॉलिटिकल एक्टिविटी करने नहीं गए थे जिसपे टीवी में जो भी उनको तीमारदारी के लिए भी आता तो पीछे टिकट चला देगी जी, उन्होंने पार्टी में ऐलान कर दिया। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। वो गए थे, कुछ उनकी अपनी पर्सनल एक्टिविटीज़ थी, जिसमें चौधरी शुजात हुसैन साहब के बीमार पुष्टि के लिए उन्होंने जाना था। फिर वट्टू साहब आए उनसे मिलने के लिए, जब वट्टू साहब बीमार थे तो प्रेसिडेंट साहब भी गए थे उनको पूछने के लिए। तो ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ फैसला लिया, साहब के साथ मुलाकात हुई, कासिम रज़ा साहब के साथ। तो ऐसी एक्टिविटी को, ऐसी पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं थी जो बंदा कहे कि जी पॉलिटिकल एक्टिविटी करने के। हाँ मीडिया है, मीडिया ने हाइप दी थी, तो जब टाइम आएगा तो इंशाल्लाह पॉलिटिक्स भी करेंगे, लोगों को शामिल भी करेंगे, लोगों के राब्ते भी है शमूलियत के हवाले से, तो बहुत सी चीज़ें होंगी और इंशाल्लाह देखेंगे आपकी पार्टी रिवाइव। अच्छा पिछले दिनों ये देखा जा रहा था कि जब पीडीएम शुरू में जलसे जुलूस कर रही थी तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान काफ़ी कुर्बत हो गई थी। बिलावल भुट्टो ने जाती उम्रा का दौरा किया था, फिर मरियम नवाज़ जो है वो गड़ी खुदा बख्श भी गई थी, लेकिन उसके बाद काफ़ी दूरियां नज़र आ रही हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान। देखिए पॉलिटिक्स में दूरियां और नज़दीकियाँ होती रहती हैं और पॉलिटिक्स जो है वो डे टू डे अफेयर का काम है। अब बिल्कुल हम गए थे, जाती उम्र भी हम गए थे और मरियम साहिबा जो हैं अपने डेलीगेशन के साथ लड़काने भी आई थी, नौडेरो भी आई थी और हमने उनको वेलकम भी किया था, उन्होंने भी वेलकम किया था। हमारे एक इतिहाद था, हमारे दोनों पार्टियों की मशहूर डिफरेंट होगी, हमारे एक बहुत बड़ा लंबा माजी है जो कि खिलाफात की ज़िंदगी में। लेकिन पॉलिटिक्स में आपको कोई पता नहीं कि आप आज किसके इत्तेहादी हैं, किसके मुखालिफ हैं। आप अगर देखें, हम तो चलो बहुत बुरे लोगों में से हैं ना। जो मदीना की रियासत वाले हैं वो तो कह रहे थे कि मैं ख़ुदकुशी कर लूँगा, इसको नहीं शामिल करूँगा। किसी को चपड़ासी नहीं लगाते थे, कोई चोर था, कोई डाकू था, कोई कातिल था,
MKM के मुतालिक क्या बयान देते थे, चौधरी साहबान के मुतालिक क्या बयान देते थे, शेख रशीद साहब के मुतालिक क्या बयान देते थे, क्या क्या लोगों के मुतालिक क्या बयान देते थे। आज उनके वो फ्रंट लाइनर हैं। तो पॉलिटिक्स में ये चीज़ें होती हैं। हमने तो नहीं कहा कि जी ये चोर है, ये डाकू है, इससे गला नहीं मिलाऊंगा, इससे हाथ नहीं मिलाऊंगा। पॉलिटिक्स में चीज़ें होती हैं, आपकी खिलाफात भी होते हैं, आपकी दूरियाँ भी होती हैं, आपकी नज़दीकें भी होती हैं। तो ये चीज़ें तो पॉलिटिक्स में चलती हैं। नून लीग की सियासत को आप मुस्तकबिल में कैसे देख रहे हैं, क्योंकि मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ का जो बयानिया है वो तो मज़ामत का है, जबकि शहबाज शरीफ जो है वो मफामत का बयानिया रखते हैं। और जब से शहबाज शरीफ साहब जेल से वापस आए हैं तो आपने देखा कि मरीम नवाज़ का ट्विटर भी खामोश हो गया है, वो थोड़ा बैकफुट पे चली गई हैं। देखिए, हर पार्टी में, अपनी पार्टी में मिसाल दूंगा कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करूंगा। हमारी जब CC की मीटिंग होती है या कोर कमेटी की मीटिंग होती है, उसमें हम इख्तिलाफ राय भी रखते हैं, लीडरशिप के साथ बातचीत भी करते हैं, लेकिन उसके बाद जो पार्टी का जो कंसेंसस डिसीजन होता है हम उसको फॉलो करते हैं। इस तरह PMLN में भी है। देखें, पार्टी मियां नवाज शरीफ साहब की है। मरियम साहिबा की खामोशी या शहबाज शरीफ साहब का आगे चलना, ये उनका एक पर्सनल लव है। लेकिन जमात तो है, एक पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को ये नहीं कह सकते, जिस तरह जब 2008-13 के बाद लोग कह रहे जी काफ लीग ख़त्म हो गई है, आज वो काफ लीग सारा पंजाब चला रही है और कुछ ना कुछ मरकज़ भी चला रही है। तो पार्टीज़ ख़त्म नहीं होती हैं, पार्टीज़ होती हैं। हाँ, उतार चढ़ाव पार्टी में आता है, मुश्किल वक्त अच्छे वक्त आते रहते हैं। PMLN जो है वो एक जमात है, सियासी जमात है, और जो फ़ैसला मेरे ख़्याल में नवाज शरीफ साहब करेंगे उसी को सारे अडॉप्ट करेंगे। माजी में भी शहबाज शरीफ के मुतालिक बहुत कहा गया, जब वो कू हुआ था कि जी शहबाज शरीफ साहब को ये कर देंगे और न्यूज़ आ रही थी, तो लेकिन फ़ैसले सब नवाज शरीफ साहब के थे। तो अभी मेरे ख्याल में, मेरे ज़ाती ख्याल में फ़ैसले सारे नवाज शरीफ साहब के होंगे और सबको फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, वोट नवाज शरीफ साहब। अच्छा फैसला, ये बताइएगा कि PDM का आपको क्या मुस्तकबिल नज़र आ रहा है? मौलाना फजलुर रहमान की सियासत जो है वो तो बिल्कुल ख़त्म होती नज़र आ रही है। देखिए, PDM एक 10 जमातों का एक इतिहाद था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई, वहाँ पर PDM की बुनियाद रखी गई इस्लामाबाद के मेरिट होटल में। वहाँ पर एक एक्शन प्लान दिया गया था। उसके बाद जो है, जो हम जिस एक्शन प्लान पे जा रहे थे, और हम जब एक इशू पे इख्तलाफात होता था तो हम एक दूसरे को कन्विंस करने की कोशिश करते थे, जहाँ ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से था या इस्तीफ़ों के हवाले से था, सेनेट के इलेक्शन के हवाले से था, हमने कन्विंस किया बाकी पार्टियों के हमें सेनेट का इलेक्शन लड़ना चाहिए, हमें खाली मैदान नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि PTI के पास 2/3 मेजॉरिटी आ जाएगी, क्योंकि अगर हम रिज़ाइन करेंगे सेनेट का इलेक्शन फिर भी नहीं रुकेगा। उसके बाद हमने कहा कि जी हम लॉन्ग मार्च करेंगे, अदम एतमाद की तहरीक लेके आएंगे, उसके बाद ऐसे स्टेप वाइज हम जाएंगे। लेकिन जैसे ही हमें कौमी असम्बली में यूसुफ रज़ा गिलानी की सूरत में कामयाबी हासिल हुई, अचानक जब PDM की मीटिंग हुई, उसमें मरियम साहबा ने और मौलाना साहब ने कहा कि नहीं, इस्तीफ़े जब तक नहीं देंगे हम बात ही नहीं करेंगे, ये लॉन्ग मार्च नहीं हो सकता जब तक इस्तीफ़े न दें। तो उस वक्त भी हमने कहा था कि हमें जो है ये, हालांकि वो यूसुफ रज़ा गिलानी की जो आपने जीत की बात की कौमी असम्बली से सेनेट की सीट, वो PDM की बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि उसके बाद फ़ौरन ही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को नो कॉन्फिडेंस का, बल्कि कॉन्फिडेंस का वोट जो है वो लेना पड़ गया था। देखिए, मैं समझता हूँ कि यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत में PDM की तमाम जमातों का एक बहुत बड़ी मेहनत थी, बड़ी सपोर्ट थी, और उसकी वजह से हम जीते थे। तो हमने PDM की जमातों को कहा कि अगर हम ये काम करें, हम पंजाब में अगर अदम एतमाद की तहरीक लेके आए, पंजाब में बहुत आसानी से हम कामयाब कर सकते थे। बाकी अब बाद में अगर आप देखें कितने नाराज़ लोग थे जो जहांगीर तरीन के साथ खड़े हुए, और इमरान खान को जहांगीर तरीन के सामने लेटना पड़ा, NRO देना पड़ा, जो कि कहते थे कि मैं ये कर दूंगा, जो बयानात उनके होते थे, वो उनके सामने लेटे भी सही और NRO भी दिया। उन 40 मेंबरान जो तो कहीं वहाँ पे मरियम नवाज़ ने इसलिए तो इख्तलाफ नहीं किया कि अगर वहाँ पे तब्दीली आती तो हमजा शहबाज शरीफ वज़ीर आला बन सकते थे पंजाब के? ये मुझे नहीं पता, लेकिन हमारी जो उस पर बात हुई, क्योंकि मरियम नवाज़ साहिबा की एक स्टेटमेंट आई थी उस वक्त कि जी मेरी ख्वाहिश है और मेरी पार्टी की ख्वाहिश है कि अपना इमरान खान साहब और ये हुकूमत 5 साल पूरे करे। तो हमें तो उन्होंने एक्सप्लेनेशन मांगी, लेकिन मरियम नवाज़ साहिबा से मौलाना साहब ने नहीं पूछा कि आपने बयान किस हवाले से दिया। तो ये चीज़ें हम कह रहे थे कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद हमारा इत्यादि, अब इनके जल्द से हम उम्मीद करते हैं, और उम्मीद ये करते हैं कि जिस फोरम पे, हमारे फोरम पे जिस तरीके से तकरीरें की गई, मियाँ साहब ने की और मरियम साहिबा ने की, अब इनके फोरम पे भी करें, अब इनके फोरम पे करेंगे। लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक मरियम साहिबा जलसों में नहीं जा रही हैं, वो शहबाज शरीफ साहब जाएंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि नवाज शरीफ साहब लंदन से तकरीर करेंगे, उसी तरीके से तकरीर करेंगे जैसे वो माजी में हमारे फोरम को इस्तेमाल करते थे, उस तरीके से, और इस्तीफ़ों का भी ऐलान करेंगे और लॉन्ग मार्च का भी ऐलान करेंगे। हम तो चलो बुरे लोग थे ना, ये कर लें। अच्छा, शेख रशीद साहब कहते हैं कि हुकूमत बड़ी मजबूत है, और उसकी मजबूती की वजह यह है कि अपोजिशन जो है वो इंतशार का शिकार है और बहुत ही वीक अपोजिशन है इस वक्त। देखें, शेख रशीद साहब का अपना एक तजिया है, और जब इस हुकूमत पे मुश्किल वक्त आएगा तो शेख रशीद साहब पहले शख्स होंगे जो किश्ती से चलाक लगाएंगे।
लेकिन उनका अपना एक तज़िया है, वो तो हमेशा वो तो मुशर्रफ साहब को भी ये कहते थे, नवाज शरीफ साहब को भी ये कहते थे, मजबूत हैं, 10 दफ़ा वर्दी में भी सेलेक्ट करने के लिए तैयार थे। बहुत सी चीज़ें थी पॉलिटिकल पार्टीज़ में जब होते हैं। अब कल परसों मैं 15 दफ़ा वज़ीर रहा हूँ, 15 में से तो मेरे ख्याल में कुछ 1-2 के अलावा तो सारा नवाज शरीफ साहब के साथ ही तकरीबन रहे हैं। तो ये चीज़ें पॉलिटिक्स में होती हैं, जब जिनको वो कहते हैं कि अब इमरान खान मजबूत है, कल पता नहीं वो किसको, ऐसे लोगों की मैं मिसाल आपको दे रहा हूँ ना, जैसे हमारे भाई फवाद चौधरी साहब हैं, या वे हैं शेख रशीद साहब हैं, या शाहमूद कुरैशी साहब हैं, या फिर आप उसको देख लें अपना फिरदौस अशगवान साहब, ऐसे ऐसे लोग हैं। जैसे वो हमारे वो एनर्जी के वज़ीर थे जो उस अपना उमर अयूब साहब थे। तो माजी में तो कहते कि सारी कोताहियाँ पिछली हुकूमतों की थी, उमर अयूब साहब कहते थे, सिवाय पीपल्स पार्टी के सब उसमें उनके वाले तो रोमज वज़ीर रहे। आज तवानी के वज़ीर बताएं कि पाकिस्तान पूरे में लोड शेडिंग हो रही है, उससे क्या किसका कसूर है? अपने वज़ीर को बुला लेना, वो तो इस्तीफ़ा दे के चले कि मुझे यहाँ से छोड़ो, ताकि अभी मैं तो जो कारनामे किए हैं वो सब पता चलेगा। बिजली बताया जा रहा था कि इस मुल्क में इतने IPPs या जो भी कहें लगाए गए हैं, और वाफिर मिकदार में हम क्या करें इस बिजली का। आज पता चला इस बिजली का क्या करना है, आज बिजली है नहीं इस मुल्क में। चले यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। अच्छा फैसल कुंडी साहब, ये बताइएगा कि अफ़गानिस्तान का इस वक्त मसला गंभीर होता जा रहा है, क्योंकि जो जो अमरीकी अफवाज का इनखला हो रहा है, तालिबान की पेशकदमी वहाँ पे बढ़ती चली जा रही है, और अगर उनका कब्ज़ा हो जाता तो अफ़गान महाजरीन का इन्फ्लक्स फिर पाकिस्तान की तरफ आएगा। तो इसको आप किस तरह देख रहे हैं अफ़गानिस्तान के मसले को? देखिए, माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म पे भी मुख्तलिफ जगह पे चेयरमैन बिलावल साहब ने भी, मैंने भी कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे हुकूमत को बार बार ये कहा कि आप अफगानिस्तान के इशू को डिस्कस करें। चेयरमैन बिलावल की बजट स्पीच में उन्होंने स्पीकर को कहा कि आपकी नेशनल सिक्योरिटी की जो कमेटी है इसको आप जगाएं, क्यों हर कमेटी को आपने सुलाया हुआ है। तो उस पर वो मीटिंग, उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग कॉल की, वहाँ पर आए हमारे सिक्योरिटी इदारों ने उसमें ब्रीफिंग भी दी। लेकिन अफगानिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। देखिए, वहाँ पर अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस और तालिबान के दरमियान लड़ाई है, और रोज़ाना हम देखने को हमें मिल रहा है। अगर आप फॉलो करें अफ़गानिस्तान की जो TV चैनल्स हैं उनको, तो रोज़ाना की बेस पे डिस्ट्रिक्ट्स और सूबे जो है वो तालिबान जो है वो कब्ज़ा कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा अमेरिकन जो चीज़ छोड़ के चले गए हैं, जो टैंक्स या बख्तरबंद जो भी हैं, बच्चा कुछ माल जो छोड़ के गए हैं, उन पे वो कब्ज़े कर रहे हैं। और तालिबान जो है वो अभी उस पर जो है आपके बॉर्डर्स पे बहुत प्रेशर आना है। जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में बताया गया, जो मैंने TV में देखा है, जो न्यूज़ जो लीक हुए हैं, बताया गया कि जी 7 लाख के लगभग IDPs या अफगान रेफ्यूजीज आएंगे। देखें, 7 लाख पाकिस्तान में आना बहुत बड़ा सवाल है, बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। 7 लाख भी ना हो, अगर वो आधे भी हों। अब उसमें देखें, इस वक्त हम इस दुनिया पूरा कोविड का शिकार है, उसका कैसे हम देखेंगे, उसको फिर आप किधर कन्फाइन करेंगे? आप इतने लोगों को कन्फाइन करके कहीं रखना बड़ा मुश्किल बात है, नामुमकिन सी बात है। फिर उसमें आपको ये भी स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी कि उन जो रिफ्यूजीज है उसमें कौन कौन बॉर्डर क्रॉस कर रहा है, दहशतगर्द भी आ सकते हैं। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कि एक ब्रीफिंग काफ़ी नहीं है, काफ़ी इसके ऊपर लेंथी ब्रीफिंग्स होनी है। और ये जो क्रेडिट इस वक्त हमारे PTI के नादान दोस्त दे रहे हैं कि जी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा कि मैं नहीं दूँगा, जी वज़ीर-ए-आज़म साहब का इख्तियार नहीं है। 2012 में जब सलाला का इंसिडेंट हुआ था, उस वक्त पार्लियामेंट ने एयर बेसिस खाली करवाए, ठीक है, और एयर बेसिस खाली करवाने के बाद पार्लियामेंट ने यूनानिमसली एक फ़ैसला किया था कि यहाँ पर ये एयर बेसिस हम नहीं देंगे, और अगर फ्यूचर में दिया जाएगा तो पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाएगा। तो पार्लियामेंट जब तक एतमाद में नहीं ली जाएगी, अगर आप दें या नहीं देंगे तो आप पार्लियामेंट को एतमाद में लेंगे। ये सिर्फ चीफ एग्जीक्यूटिव का फैसला नहीं। हम कहते हैं कि ठीक, अच्छी बात है, खुदा करे कि वो हिटलर न बने। जो हिटलर के मुतालिक कहा था ना कि वो U-टर्न का मास्टर था, और मैं उसको फॉलो जो भी है, वो लीडर न बने, क्योंकि 99% चीज़ों पे उन्होंने U-टर्न मारा है। और हम दुआ करते हैं कि 1% में ये चीज़ हो कि वो अड्डे ना दें, ऐसा ना हो कि वो अड्डे दे दें, क्योंकि खुदा न खास्ता इस पे जो है इसका जो, लेकिन उनका तो बड़ा फर्म स्टैंड था, उन्होंने तो जो कैटेगरिकली इनकार किया है। देखिए, वज़ीर-ए-आज़म साहब की बात नहीं, ये पार्लियामेंट की बात है। ये सिक्योरिटी फोर्सेस वालों के साथ बैठ के अब सबको आपको फैसले तो जो भी है वो पार्लियामेंट में होने चाहिए, और पार्लियामेंट में होने चाहिए। हमारी जो जंग और हमारी सरहदों की हिफाजत हमारी फ़ौज ने करना है, ठीक है। फिर वहाँ पर जो फाटा फॉरवर्ड फाटा, देखिए माजी में मैंने हमेशा भी मिसाल दूँ, 2008 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिला था जो पाकिस्तान, वो एक डिक्टेटर ने हमें दिया था, वो बारूदों से भरा पाकिस्तान था, वो खुदकुश धमाकों से भरा पाकिस्तान था, वो बम ब्लास्ट, टारगेट किलिंग,
मिसिंग पर्सन से भरा हुआ पाकिस्तान था, उधर से हमने एक सफ़र शुरू किया। सुआत में हमने पाकिस्तान का झंडा लहराया और हमने वो सफ़र शुरू किया जिसमें बहुत से सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की कुर्बानियाँ थीं, जिसमें सियासी लोगों की शहादतें थीं, जिसमें आम लोगों की कुर्बानियाँ थीं, शहादतें की, मतलब बहुत से हमारे पुलिस के जवान शहीद हुए, सारे जो शहीद हुए। हमने 70-75 हज़ार लोगों की कुर्बानियों से हम ये अमन की तरफ हो गए। हम नहीं चाहते कि ज़िया-उल हक और मुशर्रफ के जो फैसले थे वो दोबारा रिवाइज हों और हम दोबारा आग की होली में खेलें, क्योंकि आप दोस्त यह हमारी वजारत ख़ारजा की वजह से अफ़गानिस्तान के साथ है, हमारी जो जिस तरीके से रिलेशन है वो बड़ी ख़तरनाक हद तक ख़राब है। तो आप क्या समझते हैं कि जो पाकिस्तान, अमेरिका और तालिबान के मुज़ाकरात हो रहे थे उसमें इस वक्त कोई गड़बड़ है, क्योंकि तालिबान तो फिर मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए कब्जे करते चले जा रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान तो मैटर ही नहीं करता। अभी आप देखें क्या फ़ैसले हो रहे हैं। करज़ई अमेरिका में थे, अब्दुल अमेरिका में थे, सारे कुछ थे। पाकिस्तान को आज तक ऑन बोर्ड ही नहीं लिया उन्होंने। वो सारे फैसले जो वहाँ पर हो रहे हैं, क्या पाकिस्तान को ऑन बोर्ड लिया? हम तो यही सवाल कर रहे हैं वज़ीर ख़ारजा से, आप छोड़ें बाकी इशूज़ को, छोड़ें। आप बताएं कि ये जो जंग है ये अमन होगा तो सियासत होगी ना, फिर आप जाके कोशिश करेंगे कि हम दूसरे सूबों को भी फतह करें। लेकिन हमें बताएं कि हमें क्यों ऑन बोर्ड नहीं लिया जा रहा। हमें अगर ऑन बोर्ड नहीं लिया जा रहा तो इसमें भी कुछ चीज़ है जो हमारे लिए ख़तरनाक हो सकती है। तो आप ये नहीं समझते कि हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, ये अफ़गानिस्तान के मसले में अगर रशिया, ईरान, चाइना ये तमाम मिल के इस मसले को हल करें और इन्फ्लुएंस करें इस वक्त जो भी ग्रुप्स हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, तो एक बेहतर हल निकल सकता है? क्योंकि अमेरिका अगर अभी छोड़ के जा रहा है तो वो तो चाहेगा कि यहाँ पे इंतशार फैले और जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं ये परेशानी में रहें। देखिए, अमेरिका तो छोड़ गया। आपने जिन जिन मुल्कों का नाम लिया उसमें मुझे बताएं कि हमारे ताल्लुकात उनके साथ कैसे हैं। चाइना से तो हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात। आप कह रहे हैं अच्छे है ना, आप बताएं ना CPEC का क्या पोजीशन है, ये ML1 और PL जो भी है ट्रेड ट्रैक उसकी क्या पोजीशन है? मतलब है कि वो जो CPEC के जो रूट से जो चीज़ें थी वो क्यों कम हो गई हैं। मैं सिर्फ आपको एक मिसाल देता हूँ। मेरे अपने इलाके में ये जो इस्लामाबाद से हगला से डी खान सेक्शन था जो कि 2 साल पहले कंप्लीट हुआ था, वज़ीर आज़म के हल्के में से ये रोड जाता है। वेलकम बैक। अच्छा फैसल कुंडी साहब, ये बताइएगा कि अफ़गानिस्तान का इस वक्त मसला गंभीर होता जा रहा है, क्योंकि जो जो अमरीकी अफवाज का इनखला हो रहा है, तालिबान की पेशकदमी वहाँ पे बढ़ती चली जा रही है, और अगर उनका कब्ज़ा हो जाता है तो अफ़गान महाजरीन का इन्फ्लक्स फिर पाकिस्तान की तरफ आएगा। तो इसको आप किस तरह देख रहे हैं अफ़गानिस्तान के मसले को? देखिए, माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म पे भी और मुख्तलिफ जगह पे चेयरमैन बिलावल साहब ने भी, मैंने भी कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे हुकूमत को बार बार ये कहा कि आप अफ़गानिस्तान के इशू को डिस्कस करें। चेयरमैन बिलावल की बजट स्पीच में उन्होंने स्पीकर को कहा कि आपकी नेशनल सिक्योरिटी की जो कमेटी है इसको आप जगाएं, क्यों हर कमेटी को आपने सुलाया हुआ है। तो उस पर वो मीटिंग, उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग कॉल की, वहाँ पर आए हमारे सिक्योरिटी इदारों ने उसमें ब्रीफिंग भी दी। लेकिन अफ़गानिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। देखिए, वहाँ पर अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस और तालिबान के दरमियान लड़ाई है और रोज़ाना हम देखने को हमें मिल रहा है। अगर आप फॉलो करें अफ़गानिस्तान की जो TV चैनल्स हैं उनको, तो रोज़ाना की बेस पे डिस्ट्रिक्ट्स और सूबे जो है वो तालिबान जो है वो कब्ज़ा कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा अमेरिकन जो चीज़ छोड़ के चले गए हैं, जो टैंक्स या बख्तरबंद जो भी हैं, बच्चा कुछ माल जो छोड़ के गए हैं, उन पे वो कब्ज़े कर रहे हैं। और तालिबान जो है वो अभी उस पर जो है आपके बॉर्डर्स पे बहुत प्रेशर आना है। जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में बताया गया, जो मैंने TV में देखा है, जो न्यूज़ जो लीक हुए हैं, बताया गया कि जी 7 लाख के लगभग IDPs या अफगान रेफ्यूजीज़ आएंगे। देखें, 7 लाख पाकिस्तान में आना बहुत बड़ा सवाल है, बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। 7 लाख भी ना हो, अगर वो आधे भी हों, अब उसमें देखें इस वक्त हम इस दुनिया पूरा कोविड का शिकार है, उसका कैसे हम देखेंगे, उसको फिर आप किधर कन्फाइन करेंगे? आप इतने लोगों को कन्फाइन करके कहीं रखना बड़ा मुश्किल बात है, नामुमकिन सी बात है। फिर उसमें आपको ये भी स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी कि उन जो रिफ्यूजीज़ है उसमें कौन कौन बॉर्डर क्रॉस कर रहा है, दहशतगर्द भी आ सकते हैं। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कि एक ब्रीफिंग काफ़ी नहीं है, काफ़ी इसके ऊपर लेंथी ब्रीफिंग्स होनी है। और ये जो क्रेडिट इस वक्त हमारे PTI के नादान दोस्त दे रहे हैं कि जी वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि मैं नहीं दे दूँगा, जी वज़ीर आज़म साहब का इख्तियार नहीं है। 2012 में जब सलाला का इंसिडेंट हुआ था, उस वक्त पार्लियामेंट ने एयर बेसिस खाली करवाए, ठीक है, और एयर बेसिस खाली करवाने के बाद पार्लियामेंट ने यूनानिमसली एक फ़ैसला किया था कि यहाँ पर ये एयर बेसिस हम नहीं देंगे, और अगर फ्यूचर में दिया जाएगा तो पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाएगा।
तो पार्लियामेंट जब तक एतमाद में नहीं ली जाएगी, अगर आप दें या नहीं देंगे तो आप पार्लियामेंट को एतमाद में लेंगे। ये सिर्फ चीफ एग्जीक्यूटिव का फैसला नहीं। हम कहते हैं कि ठीक अच्छी बात है, खुदा करे कि वो हिटलर न बने। जो हिटलर के मुतालिक कहा था ना कि वो यूटर्न का मास्टर था और मैं उसको फॉलो जो भी है, वो लीडर न बने, क्योंकि 99% चीज़ों पे उन्होंने यूटर्न मारा है। और हम दुआ करते हैं कि 1% में ये चीज़ हो कि वो अड्डे ना दें। ऐसा ना हो कि वो अड्डे दे दें, क्योंकि खुदा न खास्ता इस पे जो है इसका जो, लेकिन उनका तो बड़ा फर्म स्टैंड था, उन्होंने तो जो कैटेगरिकली इनकार किया है। देखें वज़ीर आज़म साहब की बात नहीं, ये पार्लियामेंट की बात है। ये सिक्योरिटी फोर्सेस वालों के साथ बैठ के अब सबको आपको फैसले तो जो भी है वो पार्लियामेंट में होने चाहिए और पार्लियामेंट में होने चाहिए। इत्तेफाकी राय के हमारी साथ। जो जंग और हमारी सरहदों की हिफाजत हमारी फ़ौज ने करना है, ठीक है। फिर वहाँ पर जो फाटा फॉरवर्ड फाटा, देखिए माजी में मैंने हमेशा भी मिसाल दूँ, 2008 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिला था जो पाकिस्तान, वो एक डिक्टेटर ने में दिया था। वो बारूदों से भरा पाकिस्तान था, वो खुदकुश धमाकों से भरा पाकिस्तान था, वो बम ब्लास्ट, टारगेट किलिंग, मिसिंग पर्सन से भरा हुआ पाकिस्तान था। उधर से हमने एक सफ़र शुरू किया, सुआत में हमने पाकिस्तान का झंडा लहराया और हमने वो सफ़र शुरू किया जिसमें बहुत से सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की कुर्बानियाँ थीं, जिसमें सियासी लोगों की शहादतें थीं, जिसमें आम लोगों की कुर्बानियाँ थीं, शहादतें की, मतलब बहुत से हमारे पुलिस के जवान शहीद हुए। सारे जो शहीद हुए, हमने 70-75 हज़ार लोगों की कुर्बानियों से हम ये अमन की तरफ हो गए। हम नहीं चाहते कि ज़िया-उल हक और मुशर्रफ के जो फैसले थे वो दोबारा रिवाइज़ हों और हम दोबारा आग की होली में खेलें, क्योंकि आप दोस्त यह हमारी वज़ारत ख़ारिजा की वजह से अफ़गानिस्तान के साथ है, हमारी जो जिस तरीके से रिलेशन है वो बड़ी ख़तरनाक हद तक ख़राब है। तो आप क्या समझते हैं कि जो पाकिस्तान, अमेरिका और तालिबान के मुज़ाकरात हो रहे थे उसमें इस वक्त कोई गड़बड़ है, क्योंकि तालिबान तो फिर मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए कब्जे करते चले जा रहे हैं? देखिए पाकिस्तान तो मैटर ही नहीं करता अभी। आप देखें क्या फ़ैसले हो रहे हैं। करज़ई अमेरिका में थे, अब्दुल्ला अमेरिका में थे, सारे कुछ थे। पाकिस्तान को आज तक ऑन बोर्ड ही नहीं लिया उन्होंने। वो सारे फैसले जो वहाँ पर हो रहे हैं, क्या पाकिस्तान को ऑन बोर्ड लिया? हम तो यही सवाल कर रहे हैं वज़ीर ख़ारिजा से, आप छोड़ें बाकी इशूज़ को, छोड़ें। आप बताएं कि ये जो जंग है ये अमन होगा तो सियासत होगी ना, फिर आप जाके कोशिश करेंगे कि हम दूसरे सूबों को भी फतह करें। लेकिन हमें बताएं कि हमें क्यों ऑन बोर्ड नहीं लिया जा रहा। हमें अगर ऑन बोर्ड नहीं लिया जा रहा तो इसमें भी कुछ चीज़ है जो हमारे लिए ख़तरनाक हो सकती है। तो आप ये नहीं समझते कि हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, ये अफ़गानिस्तान के मसले में अगर रशिया, ईरान, चाइना ये तमाम मिल के इस मसले को हल करें और इन्फ्लुएंस करें इस वक्त जो भी ग्रुप्स हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, तो एक बेहतर हल निकल सकता है? क्योंकि अमेरिका अगर अभी छोड़ के जा रहा है तो वो तो चाहेगा कि यहाँ पे इंतशार फैले और जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं ये परेशानी में रहें। देखिए अमेरिका तो छोड़ गया। आपने जिन मुल्कों का नाम लिया उसमें मुझे बताएं कि हमारे ताल्लुकात उनके साथ कैसे हैं। चाइना से तो हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात। आप कह रहे हैं अच्छे है ना, आप बताएं ना CPEC का क्या पोजीशन है? ये ML1 और PL जो भी है ट्रेड ट्रैक, उसकी क्या पोजीशन है? मतलब है कि वो जो CPEC के जो रूट से जो चीज़ें थी वो क्यों कम हो गई हैं। मैं सिर्फ आपको एक मिसाल देता हूँ। मेरे अपने इलाके में ये जो इस्लामाबाद से हगरा से डी खान सेक्शन था, जो कि 2 साल पहले कंप्लीट हुआ था, वज़ीर आज़म के हल्के में से ये रोड जाता है, आज तक नहीं हुआ कंप्लीट। मुल्तान सखर मोटरवे का जिस तरीके से इफ्तिताह किया गया वो भी आपको भी पता है और पूरी इस्लामाबाद को पता है कि किस तरीके से एम्बेसडर जो है चाइना के, उन्होंने प्रेशराइज़ किया हुकूमत को और आखिर में खफा हुए। फिर जाके यहाँ पे सरीना या मेरठ में जाके उन्होंने एक वज़ीर ने जाके इफ्तिताह किया, ठीक है। और ऐसी चीज़ें, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आप मुझे बताएं, आप बाकी छोड़ दें, मैं शायद गलत बोल रहा हूँ, KP और सिंध और बलूचिस्तान और पंजाब के मतलब एक मेट्रो जो इस्लामाबाद से यहाँ से जानी थी एयरपोर्ट, जो इन्होंने कंप्लीट करनी थी, और गालिबन इनके अभी सेंटर के पास ही वो कॉन्ट्रैक्ट है, आज 3 साल में वो मेट्रो कंप्लीट नहीं हुई। तो बाकी आप तो छोड़ दें कि मैं आपको KP की बात करूँ या पंजाब की करूँ या बलूचिस्तान की करूँ या सिंध की करूँ, इनसे ये कंप्लीट नहीं हो रही। बताएं तो सही ना, मतलब है क्या, कौन सा प्रोजेक्ट इन्होंने किया है, क्या चीज़ की है? नहीं, लेकिन अभी हम वो 350 डैम जो इन्होंने बना दिए पिछले 5 साल दौर में KPK में, वो बन गए, बिजली आ गई, पानी भी आ गया, सब कुछ कंप्लीट हो गया। कितना सर, सारे कुछ ये फेसबुक पे काम करते हैं, सोशल मीडिया पे, बाकी कुछ नहीं है। जाए ना फील्ड में पता चले इनको। अच्छा, इनके पास तो एडवाइजर ही नहीं है, तो सारे जो है ना इंपोर्टेड एडवाइजर। अफगानिस्तान की जिस तरह बात कर रहे थे, अफगान मसले का आपको क्या हल नज़र आता है? क्योंकि जब अफगानिस्तान में इंतशार होगा तो उसका इफेक्ट जो है वो पाकिस्तान पे भी आता है। देखिए हमारे जितने भी इख्तलाफात इस हुकूमत से, वो अलग बात है, हमारे इख्तलाफात हैं, रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान के लिए हम जो है वो हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार हैं। पाकिस्तान के इशू पे हम हर किसी के साथ बैठने को भी तैयार हैं।
चाहे वो माजी में नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग्स हुई हैं, कश्मीर के हवाले से हुई हैं, बाकी हवालों से जो भी हुई हैं, हम सब इश्यूज़ पे, इंडिया के साथ हमारे जब हालात थे, हम सब पे जो है हमने मीटिंग अटेंड की हैं। उसमें सिर्फ एक शख्स हमेशा गैर हाज़िर होता जिसका नाम इमरान खान होता था, जिसको परवाह ही नहीं कहता अपना काम करो, पाकिस्तान जिधर जाए खुदा न खासा चला जाए। किसी मीटिंग में भी इमरान खान साहब मौजूद नहीं थे, बाकी सारे जो सो कॉल्ड ये कहते हैं कि जी ये गद्दार है मुल्क के, वो सारे मौजूद होते थे। एक कबूल वतन जो था वो। अच्छा, आपने कश्मीर का जिक्र किया, कश्मीर में इलेक्शन होने वाले हैं, आप कैसे देखते हैं उन्हें? देखिए 2018 में जो पाकिस्तान के वोटरों पर डाका डाला गया, कश्मीर के लोग बड़े हसास लोग हैं। अगर आपने उनके मैंडेट पर डाका डाला, वो पहले से बड़े बज़न है इस हुकूमत से, तो इसके बड़े ख़तरनाक नताइज आ सकते हैं। हमारे ये है कि हम कहते हैं कि कश्मीर के लोगों को एक आज़ादी होनी चाहिए कि वो जिसको भी वोट करें। आज आप देखें वो वहाँ पर जो वज़रा जिस किस्म के एक वोट पे 1 करोड़ रुपए, क्या इलेक्शन कमीशन सो रहा है कि स्पीकर की तरफ उनको नज़र नहीं आ रहा कि कोई वज़ीर घूम रहा है। वो स्पीकर साहब जो कहते हैं मुझे तो कैमरे में नज़र नहीं आ कोई वज़ीर वहाँ पे जो है ना कुछ कर रहा था मौजूद, तो वही वज़ीर वहीं पे भी फिर रहा है, लेकिन उनको नज़र नहीं आएगा, क्योंकि उनको अगर वो हाथ लगाएंगे तो अपनी नौकरी से अपनी नौकरी गंवाएंगे, क्योंकि वो अनटचेबल वज़ीर है। उसके ऊपर कुछ भी बात करें तो इमरान खान साहब को फारिग कर देता है। नहीं, आप क्या समझते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं तो पीपल्स पार्टी कामयाब होगी कश्मीर में? इंशाल्लाह कामयाब होगी। पीपल्स पार्टी ने जो कश्मीरियों के लिए किया है, आज भी वो लोग याद करते हैं। मुझे पता ही नहीं 30 साल में कश्मीर के लिए क्या किया है। ये तो सिर्फ कश्मीर का सौदा किया है। आज वो कलभूषण के वकील बने बैठे हुए हैं। जिस कश्मीर के वज़ीर को ये पता ना हो कि कलभूषण पाकिस्तान में या मुल्क से बाहर है, उसकी हेयरिंग कब है, तो ये तो हाल है इनका। हम कहते हैं, देखें, हम कहते हैं कि आप इंडिपेंडेंट, चलो अपोजिशन की मान लेंगे कि नून वाले कहेंगे या पीटीआई वाले कहेंगे हमें शायद वोट नहीं, आप इंडिपेंडेंट इलेक्शन करा लें, जिसको भी वो लोग मैंडेट देते हैं हम तस्लीम करते हैं। अच्छा, ये अब देखा यही गया कि जिसकी हुकूमत पाकिस्तान में होती है, कश्मीर में भी उसी की पार्टी जीती। जब आपकी हुकूमत थी तो आप कश्मीर में जीते, आपकी हुकूमत बनी। उसके बाद अगले इलेक्शन में क्योंकि नून लीग की हुकूमत थी तो वहाँ पे नून लीग की हुकूमत बनी। तो अब आपको क्या क्या नज़र आता है? देखिए, माजी में हमारे मुकाबले नून और पीपल्स पार्टी के वहाँ पर होते रहे। ये तो 2 महीने इलेक्शन एक्सटेंड कर रहे थे कि इनके पास कैंडिडेट ही नहीं थे, कैंडिडेट ढूंढ रहे थे, कभी एक को पकड़ो कभी दूसरे को पकड़ो। अभी फिर कोई ATM मशीन सुनने को मिल गई है, तो मतलब ATM पे ही ये अपनी मतलब है कि पार्टियाँ भी चलाते हैं, अपना इलेक्शन कैंपेन भी चलाते हैं, सब कुछ चलाते हैं, लेकिन ये चीज़ें जो है ऐसे नहीं होनी। इनके पास कैंडिडेट्स ही नहीं थे। ये हमें कहते हैं ना, फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि इनके पीपल्स पार्टी के पास सिर्फ 6 कैंडिडेट है। मैं उनको लिस्ट पर भेज दूँगा, उनको अगर चाहिए तो मैं उनको भिजवा दूँगा। 30+ हमारे पास जो हमारी मेजॉरिटी सीट हमारे कैंडिडेट हैं, वो अपना बताने वाले थे PTI की मदद कि हमारे पास कैंडिडेट नहीं, उल्टा उनके मुँह से पीपल्स पार्टी निकल गई। फैसल करीम कुंडी साहब, आपका तशरीफ़ आवरी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आपने देखा कि गुफ्तगू के दौरान यही बात सामने आई है कि अगर कौमी सलामती का मामला है तो वहाँ पे अपोजिशन और हुकूमत को एक पेज के ऊपर होना चाहिए और जो भी फैसले हैं वो पार्लियामेंट को करना चाहिए। दूसरी तरफ अगर अफगान मसले को देखें तो उसमें भी हुकूमत को चाहिए कि अपोजिशन के साथ मिल बैठे और कोई ऐसा इंतजाम करे कि अफगान मसला जो है वो सर ना उठा सके। और क्योंकि अगर अफगानिस्तान में इंतशार बढ़ेगा तो पाकिस्तान में भी उसका असर आएगा। अफगान महाजरीन यहाँ पे आ सकते हैं और उनके अंदर, उनके बहरूप में जो है वो दहशतगर्द भी पाकिस्तान में दाखिल हो सकते हैं और पाकिस्तान का निज़ाम दोबारा से ख़राब हो सकता है। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।